दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से देश की राजनीति करवट बदलने की ओर है। कल नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर में, और कल ये तय होने वाला है कि हु इज द बॉस, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। वहां पर जो तय होगा उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर, वो खबर वक्फ अधिनियम से जुड़ी हुई है। आज अमित शाह बिहार के दौरे पर थे और बिहार वो राज्य जहां सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं। अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि वक्फ अधिनियम तो पास होगा। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने से वक्फ अधिनियम को लेकर के, नए वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर के लगातार तकरार जारी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए वक्फ जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, यानी मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, पूरी साजिश कर रही है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, और ये पूछ रहे हैं क्या ये दोनों ही नेता नए वक्फ बोर्ड अधिनियम के पक्ष में है, वो सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ है। इसी की करेंगे पड़ताल। पहले जरा जानते हैं कि अमित शाह ने ये बात क्यों कही है जब वो बिहार के दौरे पर है। बिहार में चुनाव है और करीब 17% मुस्लिम है बिहार में। बीजेपी इस बार माइनस नीतीश चुनाव लड़ना चाहती है। कोई परवाह नहीं है उसे नीतीश कुमार की, बल्कि नीतीश कुमार की जो मानसिक दशा है इस समय, वो चाहती है कि नीतीश की जेडीयू टूट ही ना जाए, खत्म हो जाए, और जो अति पिछड़ा और महादलित वोट है वो बीजेपी की झोली में आ जाए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुरानी मंशा कि बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश और लालू प्रसाद की राजनीति, पिछले 3 दशक की राजनीति ने बीजेपी की इस राह को रोका हुआ है। अमित शाह ने यह ऐलान करके कि वो वक्फ अधिनियम पारित करेंगे, क्या बिहार में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। दरअसल खेल यही है। अब उन्हें नीतीश की परवाह नहीं है कि नीतीश कुमार अगर वो उनके खिलाफ भी जाते हैं तो क्या कर लेंगे। नीतीश कुमार को क्या लॉलीपॉप दिया गया है, नीतीश कुमार को क्या भरमाया गया है, उनकी हिम्मत आज नहीं दिखाई पड़ती कि वो वक्फ अधिनियम के खिलाफ खड़े होंगे सरकार के। लेकिन अगर वो कोई स्टैंड नहीं लेते हैं तो ये जरूर है कि नीतीश कुमार की जमीन साफ हो जाएगी। और ये जो वोटर है, नॉन मुस्लिम वोटर, उस पर नजर बीजेपी की है। इसलिए वक्फ अधिनियम पास होता है कि नहीं होता है, लेकिन यह मुद्दा अभी गर्म रहेगा और अमित शाह बिहार चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अब जरा चंद्रबाबू नायडू की तरफ चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में करीब 9.5% मुस्लिम है, और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण से लेकर के, मुसलमानों को नौकरियों से लेकर के उनके संरक्षण की बात लगातार करते रहे। चंद्रबाबू नायडू भले ही एनडीए में पहले भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी रहे, लेकिन अपनी सेकुलर छवि को बनाए रखे रहे। बाकायदा जब वो इफ्तार में जाते हैं तो टोपी लगाते हैं, उन्हें कोई टोपी से दिक्कत नहीं है। और इस देश की जो सेकुलरिज्म की राजनीति रही है, उसमें चाहे आप टोपी लगा लें या तिलक लगा लें, कभी कोई इस तरह के सवाल नहीं खड़े होते थे। लेकिन ये हिंदुत्व की राजनीति का दौर है। चंद्रबाबू नायडू, जिनके वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, 240 पर अटक गए थे लोकसभा चुनाव में, तो चंद्रबाबू नायडू उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नायडू के लिए दिल्ली एटीएम है। 2 बार तो वो बड़ी बड़ी सौगातें लेकर के जा चुके हैं। लेकिन इस बीच में एक और खेल, मैं नायडू के उस ऐलान पर आऊं उसके पहले नागपुर चलते हैं। नागपुर जहां कल नरेंद्र मोदी को जाना है।
नरेंद्र मोदी कल 11 साल के बाद नागपुर के कार्यालय में होंगे, मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। मोदी के बारे में यह कहा जाता है कि जब वो राजनीति में नहीं आए थे तब वो आरएसएस में थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो आरएसएस के सरसंघ चालक बने। इस तरह की गॉसिप है, अभी कितना सही है मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब वो राजनीति की तरफ आए तो उन्होंने गुजरात के सीएम से लेकर के और देश के पीएम तक की ऊंचाइयां छुई और आज दोनों अपनी अपनी जगह पर शीर्ष पर हैं। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मोदी मोहन भागवत को अपना जूनियर मानते हैं और इसलिए कभी उन्होंने मोहन भागवत को खास तवज्जो नहीं दी, कोई खास सम्मान नहीं दिया। ये राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर के दूसरे और कई जगहों पर आपने देखा होगा। लेकिन आरएसएस का एक अपना ऑरा है, एक ओहदा है और एक उसका सम्मान है, एक उसकी वैल्यू है। इसलिए माना जाता है कि जब तक बीजेपी के लोग वहां नतमस्तक नहीं होते, वहां उनको जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये दूसरे नेताओं के बारे में कहा जाता होगा भले ही, लेकिन गुजरात लॉबी मोदी और अमित शाह के लिए ये बहुत चिंता का सबब नहीं है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अमित शाह नागपुर में थे और नागपुर में ठीक आरएसएस कार्यालय के बगल में एक सेमिनार हॉल में बोल रहे थे। उस समय मैं खुद नागपुर में था और मैंने ये जानना चाहा कि उस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह क्या नागपुर कार्यालय गए आरएसएस के या नहीं गए। जानकारी मिली कि वो वहीं से सीधे लौट गए दिल्ली, यानी अमित शाह ने भी कभी विशेष तवज्जो नहीं दी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कितनी भी जल्दबाजी हो, लेकिन जब कोई अपने घर आए, पड़ोस में आए तो अपने घर ना जाए, ये संभव नहीं। आरएसएस से ही निकल करके आए हैं मोदी और शाह, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता रहा है आरएसएस और गुजरात लॉबी के बीच में, जिसे मैं द्वंद्वात्मक रिश्ता कहता हूं। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि खास तकरार है और आरएसएस गुजरात लॉबी को हटाना चाहती है। वो ये जरूर चाहती है कि गुजरात लॉबी थोड़ा सा उसके नियंत्रण में रहे, थोड़ी उसकी भी बात सुनी जाए, कही जाए, उसके भी लोग हों। लेकिन ये जरूर चाहती है कि अगर उनके जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं तो सरकार में रहना प्राथमिकता है। इसलिए मोदी अगर चुनाव जिता रहे हैं तो फिर कोई दूसरी बात नहीं आएगी। इधर लोगों ने बहुत खबरें की कि अब मोदी को हटाने और नए प्रधानमंत्री के लिए बात होने जा रही है। क्या मोदी रिटायर्ड होंगे? कल ये तय होगा, लेकिन आरएसएस चीफ मोहन भागवत ये फरमान जारी कर देंगे मोदी के लिए, ये संभव नहीं है। वहां बातें होंगी, चर्चा होगी और आपस में मिलकर के तय होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 21 तो नरेंद्र मोदी को ही रहना है। वो बात अलग है कि रिटायरमेंट और राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जब ये बातचीत हो तो अध्यक्ष आरएसएस के खाते में जाए और मोदी जी को ये कह दिया जाए कि आप अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आप चाहें। और मोदी जी तो लंबे समय तक चाहते हैं, 75 में रिटायर नहीं होना है उनको। तो कल तो ये तय होने वाला है। लेकिन नागपुर से थोड़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जो राजनीति है उसके उलट, यानी कभी अजान को लेकर के कोई बाहियात बयान देना या नमाज को लेकर के साहब सड़क पर नहीं होगी, सड़क पर गणेश की प्रतिमा रखी जा सकती है, सड़क पर दुर्गा प्रतिमा रखी जा सकती है, सड़क पर होलियां मनाई जा सकती है, सड़क पर कांवड़ यात्रा जा सकती है, डीजे बजाया जा सकता है, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। प्रतिबंध हो तो फिर दोनों पर हो, या तो फिर दोनों को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है। लेकिन सरकार चूंकि बीजेपी की है, हिंदुत्ववादी की है, तो फिर मुसलमानों को रोज गालियां बकना, औरंगजेब और बाबर की औलादें कहना बहुत आसान है कि कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। और आप रोज संविधान को ध्वस्त करते हैं, क्योंकि संविधान से आपको कभी मोहब्बत ही नहीं बल्कि हमेशा से संविधान को खत्म करने पर आमादा है। तो अगर ऐसे नहीं संविधान को खत्म कर सकते तो धीरे धीरे उसकी आत्मा को मार दिया जाए, ये पूरी कोशिश चल रही है। तो कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को, रामजी लाल सुमन को,
उनको जूते मारने से लेकर के और उनकी हत्या तक करने का, जीभ काटने तक का फरमान जारी हो रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की अपनी जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में उन्होंने मुसलमानों को बराबर का सम्मान दिया हुआ है। आज भी वो इफ्तार में थे, टोपी भी पहनी, मुसलमानों से एक बात भी कही उन्होंने, जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि वक्फ अधिनियम नहीं लाने दिया जाएगा और इसका संरक्षण का, इसकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा है। और ये जो बात कही जा रही है मुसलमानों से, वो दरअसल चुनौती सीधी, चेतावनी सीधी नरेंद्र मोदी को। और ध्यान रखिएगा, अभी तक नरेंद्र मोदी ने इस बात को नहीं कहा है कि वो वक्फ अधिनियम पास करा करके ही दम लेंगे। ये अमित शाह ने कहा है। ये बीजेपी है और आरएसएस है, एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा तीसरी बात कहता है, चौथा चौथी बात कहता है, पांचवी बात कहता है और फिर मौका देखा रहता। मोदी इसीलिए साइलेंट रहते हैं। सीए एनआरसी पर आपको याद होगा, अमित शाह ने कहा था कि कौन है जो रोकेगा, हम लागू करके रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाद में मना कर दिया। किसानों का मामला हो या और दूसरे मुद्दे हों, नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं और बाद में जब चीजें पक जाती हैं, जब उनको अंदाजा हो जाता है कि किसमें कितना खतरा है या किसमें कितनी सहूलियत है, उसके बाद वो अपना निर्णय लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी अभी चुपचाप हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो कह दिया, चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, एक और नेता चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, अगर उनका एक वीडियो आपने देखा हो, गोदी मीडिया के एक एंकर ने जो बार बार नमाज को लेकर के, औरंगजेब और हिंदू मुसलमान को लेकर के सवाल पूछ रहा था, चिराग पासवान ने कहा ये बकवास सवाल है, इनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है और हम देना भी नहीं चाहते। आप सवाल ये पूछिए कि हम फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, हमने क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी सहयोगी पार्टी ये सब करती है, तो उनका सहयोगी पार्टी से हम असहमत। और ये सिर्फ नमाज को लेकर के बात कही है चिराग पासवान में। वक्फ अधिनियम पर जब मामला आएगा तो चिराग पासवान क्या करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन 17% जो मुस्लिम वोटर है, और रामविलास पासवान के बेटे हैं, रामविलास पासवान की जो छवि रही है, एक सेकुलर छवि बनाए रखने की कोशिश की है, भले ही वो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, लेकिन बिहार में उन्होंने कोशिश की। चिराग पासवान ने अभी इफ्तार पार्टी भी थी, उन्होंने कहा कि हम तिलक लगा करके इफ्तार दे रहे थे, हमारा अपना धर्म है, उसका अपना सम्मान है और हम सामने वाले का सम्मान कर रहे हैं। और उसका अगर इफ्तार देने का मतलब ये नहीं हो जाता कि हम किसी और दूसरे धर्म को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, अपने धर्म को सम्मान कम दे रहे हैं। ये संविधान सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। तो उस गुल्लू पत्रकार को जो सबक सिखाया चिराग पासवान ने, खैर उसको रात को नींद आएगी या सपने में भी वो 2-4 थप्पड़ खाएगा चिराग पासवान के। लेकिन इधर चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान दोनों ने जो अल्टीमेटम दिया है, जो चेतावनी दी है और मुसलमानों से जो कमिटमेंट किया है, वो ये बताता है कि अगर इसके बाद भी अमित शाह है, वो बिहार में तो खेलेंगे कार्ड, लेकिन ये कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर चंद्रबाबू नायडू को दक्षिण के हैं, और दक्षिण वैसे भी इस समय नरेंद्र मोदी और शाह की राजनीति से नाराज है। तो ऐसे में उन्हें फिर वो बैसाखी खींचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शुक्रिया।